हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? चलो भाई। क्या? कॉल इन ग्रुप? किस बारे में बात कर रहे हो, पहले ये बता दो। कॉल इन रिएजेंट तो हमें पता है, वो हम अभी पढ़ेंगे। कॉल CHOLING, पता नहीं भाई, क्वेश्चन दिखाना फिर समझ में आएगा। एलिमिनेशन हो गया था लास्ट क्लास में। कंपैरिजन, हाँ, मोस्ट इजीली डिहाइड्रेटेड हो गया ना। अब लिखो, नेक्स्ट जो आपके पास पढ़ना है वो है सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। जो आगे आपको पढ़ना है वो है सब्स्टिट्यूशन होगा या एलिमिनेशन होगा, इसके बारे में पढ़ना है कि SN1 SN2 अब आपके पास कंप्लीट हो चुका, E1 E2 आपके पास कंप्लीट हो चुका है। अब आप पढ़ेंगे कि कब सब्स्टिट्यूशन होगा और कब एलिमिनेशन होगा। तो सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, एक चार्ट बनाएंगे और उस चार्ट में आपके पास क्लियर हो जाएगा कि आपको सब्स्टिट्यूशन कराना है कि एलिमिनेशन। शांत। देखो, मान लो सबसे पहले मैं एक एल्काइल हैलाइड बनाता हूं। आपके पास सबसे पहले मैं बनाता हूं एल्काइल हैलाइड। अगर एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड अगर आपके पास है, तो SN1 होगा, SN2 होगा, E1 होगा, E2 होगा। आपको कैसे पता चलेगा? लिखो, यहां पे लिखा हुआ है 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, फिर लिखा होगा आपके पास 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और फिर आपके पास लिखा होगा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। सॉल्वेंट आपके पास मान लो लिखा हुआ है 1 डिग्री के साथ, मान लो आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे तो क्या होगा, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे तो क्या होगा। सिमिलरली 2 डिग्री के साथ पीपीएस क्या रिएक्शन देगा, और 2 डिग्री के साथ पीएएस क्या रिएक्शन देगा। सिमिलरली पीपीएस एंड पीएएस क्या रिलेशन देने वाला है। सॉल्वेंट के बाद आपके पास आ जाएगा टेम्परेचर। चलो अब देखो, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड अगर आपके पास है, अगर आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं तो वो SN1 होगा या SN2 होगा। 1 डिग्री कभी भी SN1 नहीं देता है, तो आप SN1 के बारे में 1 डिग्री में सोच भी नहीं सकते हैं। तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड कभी भी आएगा, वो हमेशा आपको SN2 रिएक्शन को प्रेफर करता है। 1 डिग्री के ब्रैकेट में लिख लीजिए, प्रेफर्स SN2 ऑलवेज, प्रेफर्स SN2 ऑलवेज। ठीक है, तो चाहे पोलर प्रोटिक हो चाहे ए प्रोटिक हो, चाहे पोलर प्रोटिक हो चाहे ए प्रोटिक हो, हमेशा क्या देगा, SN2। तो पोलर प्रोटिक या पोलर ए प्रोटिक हमेशा आपके पास SN2 देगा। अब मान लो पीपीएस में लो टेम्परेचर है तो क्या होगा, और पीपीएस में ही अगर आपके पास हाई टेम्परेचर कर दूं तो क्या होगा। सिमिलरली पीएएस में आपके पास लो टेम्परेचर है तो क्या होगा, और पीएएस में अगर आपके पास हाई टेम्परेचर है तो क्या होगा। 4 केस यहां से बन गए। तो 1 डिग्री वाला लो टेम्परेचर पे हमेशा SN2 देने वाला है, चाहे कैसा भी सॉल्वेंट आ जाए। SN1 1 डिग्री वाला नहीं देगा। SN1 के लिए स्टेबल कार्बोकेटाइन चाहिए होता है, स्टेबल कार्बोकेटाइन चाहिए होता है। 1 डिग्री स्टेबल कार्बोकेटाइन में काउंट नहीं होता है। तो अगर लो है चाहे हाई है, मतलब पोलर प्रोटिक हो चाहे पोलर ए प्रोटिक हो, लो में SN2 और हाई में क्या देता है। क्या हाई टेम्परेचर हमेशा एलिमिनेशन फेवर करता है? अगर हाई टेम्परेचर लिखा हो तो क्या हमारे पास हमेशा SN2 रिएक्शन फेवर करता है, सॉरी E2 या E1 फेवर करता है? बताइए, 1 डिग्री वाला E2 देगा कि E1 देगा? 1 डिग्री वाला E2 देगा कि E1 देगा? अब कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखिएगा। E2 मैकेनिज्म जब बना रहा था तो क्या वहां पे ट्रांजिशन स्टेट बना था, और ट्रांजिशन स्टेट में एल्कीन लाइक कैरेक्टर बना था।
इवन मैकेनिज्म जब मैं आपको पढ़ाया तो 2 स्टेप का रिएक्शन था, क्या कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो रहा था? अच्छा, तो E2 रिएक्शन क्या SN2 जैसा है और इवन रिएक्शन क्या SN1 जैसा है? अच्छा, तो SN1 में क्या कार्बोकेटाइन और एनाइन बन रहा था? इवन में भी कार्बोकेटाइन एनाइन बन रहा था। E2 रिएक्शन में क्या एल्कीन प्रोडक्ट बन रहा है और ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है। सिमिलरली SN2 में भी ट्रांजिशन स्टेट बन रहा होता है। तो अब मुझे बताओ कि इवन रिएक्शन तब होगा जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, क्योंकि इवन रिएक्शन में क्या हो रहा है? कार्बोकेटाइन और एनाइन बन रहा है SN1 जैसा। तो अब देखो, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो कौन सा मैकेनिज्म होगा, इवन या E2? इवन, क्योंकि इवन मैकेनिज्म में क्या बन रहा है? कार्बोकेटाइन और एनाइन। तो पीपीएस अगर ले रहे हैं और हाई टेम्परेचर ले रहे हैं तो क्या इवन मैकेनिज्म होगा? क्यों इवन मैकेनिज्म पीपीएस में हुआ? क्योंकि इवन मैकेनिज्म में बन क्या रहा है? कार्बोकेटाइन और एनाइन। भाई अभी लास्ट क्लास में पढ़ा है कि 2 स्टेप में होता है, पहले कार्बोकेटाइन बनता है, फिर रीअरेंजमेंट होता है, फिर H- निकलता है, यही पढ़ा है। फिर देखो यहां पे हाई टेम्परेचर पे इवन हो सकता है या E2 हो सकता है, SN1 SN2 सोचना ही नहीं है। अब इवन होगा या E2 होगा, तो पोलर प्रोटिक जब ले रहे हैं इसका मतलब कार्बोकेटाइन और एनाइन वाला रिएक्शन होगा, तो कार्बोकेटाइन एनाइन क्या होगा? इवन। अगर पोलर ए प्रोटिक ले रहे हैं तो देखो E2 मैकेनिज्म जब मैंने पढ़ाया था एल्कोहलिक NaNH2 वाला, क्या ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है? और ट्रांजिशन स्टेट वाले क्या पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं? और पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट यानी कि E2 मैकेनिज्म होगा। फिर से ध्यान से सुनिए 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ये SN2 रिएक्शन प्रेफर करता है, SN1 नहीं देगा। इसके ब्रैकेट में या तो आप लिख लीजिए प्रेफर्स SN2 या फिर लिख लीजिए डू नॉट गिव SN1। ये SN1 नहीं देगा, SN2 इवन E2 देगा। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि इवन E2 SN2 कब होगा। तो क्या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हमने पढ़ा हुआ है कि SN1 या इवन हो सकता है क्योंकि कार्बोकेटाइन एनाइन बन रहा है, और पोलर ए प्रोटिक में हमने सिखाया हुआ है कि आपके पास क्या बनेगा? SN2 या E2 हो सकता है। आइए, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में अगर टेम्परेचर लो है तो या तो SN2 होगा या तो E2 होगा, SN1 हो नहीं सकता। तो क्या हमेशा आपके पास SN2 रिएक्शन को फेवर करेगा? तो SN2 हो गया। पोलर प्रोटिक में हाई टेम्परेचर, अब सोचो इवन भी हो सकता है E2 भी हो सकता है, तो पोलर प्रोटिक में वो वाला मैकेनिज्म होगा जिसमें कार्बोकेटाइन एनाइन बन रहा हो। तो कौन से में? इवन में कार्बोकेटाइन एनाइन बनता है या E2 में? इवन में, तो इवन में हो गया। सिमिलरली अगर पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट लिखा हुआ है तो उसमें ट्रांजिशन स्टेट वाली रिएक्शन होगी। अब ट्रांजिशन स्टेट वाली रिएक्शन 2 है, SN2 और E2। लो टेम्परेचर पे क्या होगा? SN2। हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा? E2। जरा बोर्ड पे देखो, मान लो मैं 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले रहा हूं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट में कैसा रिएक्शन होगा? सिमिलरली पोलर प्रोटिक और पोलर ए प्रोटिक में कैसा रिएक्शन होगा? एक एक करके। पोलर प्रोटिक में कैसा रिएक्शन होता है? SN1 इवन। और पोलर ए प्रोटिक में कैसा रिएक्शन होता है? SN2 E2। अगर पोलर प्रोटिक के साथ लो टेम्परेचर में यूज कर रहा हूं, पोलर प्रोटिक के साथ लो टेम्परेचर, तो SN1 होगा इवन होगा? SN1। और अगर पोलर प्रोटिक के साथ मैं हाई टेम्परेचर यूज कर लेता हूं तो क्या SN2 होगा E2 होगा? सॉरी, SN1 होगा इवन होगा? इवन। सिमिलरली पोलर ए प्रोटिक के बारे में सोचो, क्या यहां पे SN2 E2 हो सकता है? अगर मैं लो टेम्परेचर ले रहा हूं तो SN2 होगा E2 होगा? लो टेम्परेचर में तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन होता है यानी कि SN2। लेकिन अगर मैं हाई टेम्परेचर ले लूं, हीट ले लूं, तो क्या वहां पे एलिमिनेशन हो जाएगा? E2। सिमिलरली यहां पे आप देखोगे 3 डिग्री में, 3 डिग्री में पोलर प्रोटिक लोगे तो प्रोटिक में हमेशा SN1 या इवन होगा, ठीक है। तो अगर लो टेम्परेचर ले रहे हैं तो क्या सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा SN1, लेकिन हाई टेम्परेचर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? इवन। हाई टेम्परेचर में आपके पास हो जाएगा इवन रिएक्शन। अगर पोलर ए प्रोटिक में लो टेम्परेचर ले रहे हैं और पोलर ए प्रोटिक में हाई टेम्परेचर ले रहे हैं, किस तरह की रिएक्शन होगी? पोलर ए प्रोटिक में अगर लो टेम्परेचर हो रहा है, ए प्रोटिक का लो टेम्परेचर, ए प्रोटिक में क्या आपके पास ए प्रोटिक में SN2 E2 फेवर होता है? ए प्रोटिक में SN2 E2 फेवर होता है लेकिन 3 डिग्री है, क्या ये SN2 देगा? नहीं, ये तो हायर वो हो गया स्टीरिक क्राउडिंग,
तो स्टीरिक क्राउडिंग में तो कभी SN1 SN2 देगा नहीं, तो क्या SN1 देगा। अब सोचो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में लो टेम्परेचर में क्या फेवर होगा। भाई SN2 नहीं दे सकता, रीजन हाई क्राउडिंग है। तो एप्रोटिक में फिर कौन सा रिएक्शन देगा। भाई SN1 नहीं दे सकता, रीजन बताओ। भाई इसमें पोलर प्रोटिक चाहिए, सॉल्वेशन होना चाहिए। बिना सॉल्वेशन के, बिना प्रोटिक के आप SN1 नहीं करा सकते, क्योंकि उसमें कार्बोकेटाइन एनाइन बनेगा। क्या हो जाएगा अगेन, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, अगर लो टेम्परेचर है, या इसको लिखा जाता है मॉडरेटली लो। वेरी लो में तो रिएक्शन ही नहीं करेगा, मॉडरेटली लो में बेटा ये E2 रिएक्शन कर देता है। E2 रिएक्शन, अभी क्वेश्चन में और ज्यादा समझ में आएगा। वेरी लो पे रिएक्शन नहीं होगा। ऐसा नहीं कह देना कि सर इसको SN1 करा देते हैं, नहीं। SN1 के लिए PPS का होना अनिवार्य है, क्योंकि बिना सॉल्वेशन का स्टेप 2 होगा ही नहीं, सॉल्वेशन होना ही पड़ेगा। अच्छा यहां पे आइए, ये तो सिंपल है। पोलर एप्रोटिक में क्या एप्रोटिक में E2 मैकेनिज्म ही होगा। वेरी लो टेम्परेचर अगर दिया है तो आपके पास रिएक्शन नहीं होता है, बट मॉडरेटली लो है तो वो E2 रिएक्शन ही दे देता है। ठीक है, ये एक स्पेशल केस है, मॉडरेटली लो वाला है, इसको क्वेश्चंस के अंदर समझेंगे। कहां पे ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, कभी भी बेटा ये SN1 नहीं देता है 1 डिग्री, क्योंकि कार्बोकेटाइन क्या है, अनस्टेबल। क्वेश्चन में आपको समझाता हूं। सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन का अब मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको। यहां तक हो गया, क्वेश्चन करिए। क्या इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर लीजिए, फिर मिलाते हैं।
हाँ, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, सबसे पहले आप देखो, रिएक्शन आइडेंटिफाई करो। पहले वाला जो रिएक्शन है, पहले क्वेश्चन है, क्या इसमें 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है? और 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड कभी भी SN1 नहीं दे सकता। ये क्लियर हो गया। अब आ जाओ, क्या ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है? और कुछ भी नहीं लिखा है मतलब लो टेम्परेचर, क्योंकि जब हाई टेम्परेचर लिखा होगा तो हीट या डिग्री में कुछ लिखा होगा। तो लो टेम्परेचर है, क्या ये रिएक्शन SN2 रिएक्शन होगा? और SN2 रिएक्शन होगा तो सिंपली Cl हटा के OH लगा देना है, वो भी बैक साइड से। तो Cl हटा के OH लग दिया, OH माइनस। चलो नेक्स्ट। यहां पे जब हीट लिखा हुआ है तो क्या ये E1 E2 में से कुछ होगा? अब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है तो कौन सा होगा? ट्रांजिशन स्टेट वाला। ट्रांजिशन स्टेट कौन है? E2 बनेगा। तो आप देख लो CH3, फिर क्या हो जाएगा? CH डबल बॉन्ड CH2। कौन सा रिएक्शन हुआ? E2। इसमें आ जाओ, एल्कोहलिक KOH हीट और वाटर दिया है, क्या ये इवन रिएक्शन होगा? क्या कार्बोकेटाइन बनेगा? रीअरेंज होगा, लेकिन रीअरेंज होने के बाद फाइनली आपके पास यही बन जाएगा, बीच में जाएगा कार्बोकेटाइन, बट फाइनल प्रोडक्ट विल बी सेम। नीचे 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, इसका जब मैं पोलर एप्रोटिक से रिएक्शन करा रहा हूं, क्या ये SN2 मैकेनिज्म होगा? SN2 मैकेनिज्म है, Cl के अपोजिट साइड में आप OH लगा दो, दिस विल बी द प्रोडक्ट, इन्वर्टेड प्रोडक्ट। अल्कोहलिक KOH हीट, वो भी पोलर एप्रोटिक में लिखा हो गया है, क्या E2 मैकेनिज्म होगा? अब E2 मैकेनिज्म होगा तो आपके सामने किधर से भी H और Cl हटा के प्रोपीन बना सकते हो। अगर पोलर एप्रोटिक के जगह पोलर प्रोटिक ले लिया जाए तो इवन मैकेनिज्म आपके सामने चला जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हालांकि ये रिएजेंट्स आपको E2 में पढ़ाए जाते हैं, बट जब पोलर प्रोटिक डाल दोगे तो यही, क्योंकि प्रोडक्ट तो सेम ही बनना है। अब प्रोडक्ट सेम बनेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ये E1 दे देगा, पोलर एप्रोटिक में E2 दे देगा, प्रोडक्ट विल बी ऑल सेम। अगर मान लो सिंपल वाटर लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं दिया है, तो क्या SN1 मैकेनिज्म होगा? और SN1 में क्या यहां पे कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा, फाइनली आपके पास ये बन जाएगा। एक्वस KOH के बारे में क्या बताया था? SN1 या SN2? एक्वस का मतलब हमेशा SN2 हो जाता है क्या? एक्वस का मतलब ऑलवेज SN2, प्रोडक्ट विल बी सेम। भाई E1 E2 का प्रोडक्ट सेम होता है, SN1 SN2 का प्रोडक्ट सेम होता है, प्रोडक्ट विल बी सेम, है ना? काफी जगह काफी बुक्स में आपको ये मिल जाएगा, अल्कोहलिक KOH NaNH2 ऑलवेज E2 के लिए यूज किया जाता है। बट अगर मैंने पोलर प्रोटिक यूज कर लिया है तो वो पोलर प्रोटिक की वजह से E1 मैकेनिज्म होगा, ठीक है? हालांकि ये डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में यूज होता है, बट स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बाकी जगह भी तो यूज किया जा सकता है। भाई वो स्ट्रॉन्ग बेस है, माना कि ये डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कराएंगे, बट स्ट्रॉन्ग बेस की तरह E2 में भी तो यूज किया जा सकता है। वो स्ट्रॉन्ग बेस है, हाँ, और सॉल्वेंट डिपेंडेंट हो जाएगा। पोलर प्रोटिक हुआ तो कुछ और, पोलर एप्रोटिक हुआ तो कुछ और। जैसे उधर वाले क्वेश्चन पे आइए, ये वाले क्वेश्चन में आइए, यहां पे टेम्परेचर डिग्री में दिखाया हुआ है, टेम्परेचर डिग्री में दिखाया हुआ है, तो डिग्री में क्या होगा? डिग्री मतलब हाई टेम्परेचर है, और अगर हाई टेम्परेचर है तो SN1 E1 SN1 SN2 नहीं होगा, क्या होगा? E1। E1 में आपके पास कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन बन के रीअरेंज हो जाएगा, और रीअरेंज होके फाइनल प्रोडक्ट विल बी 6 अल्फा H। रीअरेंज होके फाइनल प्रोडक्ट विल बी 6 अल्फा H। यहां पे देखो लो टेम्परेचर लिखा हुआ है, और लो टेम्परेचर की वजह से क्या हो जाएगा? SN1, और SN1 में कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंज होगा, फाइनली आपके पास OH लग जाएगा जाके।
नेक्स्ट वाले केस में अल्कोहलिक केओएच हीट लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है कि पोलर प्रोटिक है कि ए प्रोटिक है, तो नॉर्मल आप क्या करोगे, HX एलिमिनेशन। कुछ भी नहीं लिखा है, सिंपली E2 मतलब हीट लिख दिया, एलिमिनेशन कर दो। तो अल्काइल एलाइड में एलिमिनेशन करोगे, क्या आपके पास सेम प्रोडक्ट बनेगा, जैसा फर्स्ट में बना है वैसा ही बन जाएगा। ठीक है, इट्स मतलब आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा क्या बन रहा है। मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन जब आए तो आपको क्वेश्चन में देख के समझना पड़ेगा, और मेजरली क्वेश्चन आपको सॉल्वेंट डिपेंडेंट से सॉल्व होंगे। सॉल्वेंट और टेम्परेचर देखना होता है। पोलर प्रोटिक है तो SN1E1 सोचना है, ए प्रोटिक है SN2E2 सोचना है, लो टेम्परेचर SN1 SN2, हाई टेम्परेचर E1 E2। ठीक है, मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन होगा, सारे रिएजेंट सब देखो मिक्स लग रहे होंगे। जब मिक्स हो जाएं तो सॉल्वेंट और टेम्परेचर को याद रखो, सॉल्वेंट और टेम्परेचर डिपेंडेंट आंसर आएंगे। जैसे ये वाले क्वेश्चन में देखो, क्या यहां पे हॉफमैन अल्कीन मेजर होगा, तो हॉफमैन अल्कीन मेजर हो जाएगा, तो इधर से आपके पास CH2 डबल बॉन्ड कार्बन, यहां पे क्या बन गया CH3, फाइनली क्या बन गया CH2 और CH3 बन गया आपके पास। नेक्स्ट आ जाओ, अल्कोहलिक केओएच हीट करोगे, जब कुछ भी नहीं दिया है तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो अल्कोहलिक केओएच हीट E1 होगा कि E2 होगा, E2 मैकेनिज्म है ना। अल्कोहलिक केओएच हीट तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेगा, आपके पास यहां पे अल्कीन बन जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड दिया होगा तो क्या हॉफमैन अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, हॉफमैन अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गया। पांचवें नंबर में अल्कोहलिक केओएच में कैसे आप कह रहे हैं कि E1 होगा, भाई हीट है तो E1 E2 में से हो जाएगा। अब वहां पे सॉल्वेंट नहीं दिया है, सॉल्वेंट थोड़ी दिया है। अल्कोहलिक केओएच आपके पास आरओ माइनस बनाएगा। अल्कोहलिक केओएच के बारे में मैंने लिखा था, जब भी आपको लिखा हो अल्कोहलिक केओएच क्या है, आरओ माइनस। अल्कोहलिक केओएच सॉल्वेंट थोड़ी बता रहा है, अल्कोहलिक केओएच ये बता रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। जब तक आपको सॉल्वेंट स्पेसिफाई नहीं दिया है तो अल्कोहलिक केओएच NaNH2 आरओ माइनस आरओ माइनस आरओएच या अल्कोहलिक केओएच ये क्या दे रहे थे, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, और ये सब क्या है, E2 रिएक्शन। जब भी सॉल्वेंट स्पेसिफाई कर दे, वाटर दे दे अलग से कि अल्कोहलिक केओएच आरओ माइनस है, वाटर अलग से है, तो पोलर प्रोटिक अलग से है। ठीक है, जैसे आप इस क्वेश्चन में आइए, यहां पे तो क्या होगा, सीधा SN1 रिएक्शन दिख रहा है, SN1 रिएक्शन दिख रहा है तो Cl हट के क्या लग जाएगा, OH। यहां पे आपको दिख रहा है अब वाटर दिया हुआ है, एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, क्या E1 होगा,
इवन रिएक्शन होगा और आपके सामने क्या एल्कीन बन जाएगा, स्टेबल एल्कीन। अल्कोहलिक केवच अब कुछ भी नहीं दिया है तो क्या E2 हो जाएगा, दिस इज E1, दिस इज SN1। अल्कोहलिक केवच तो नहीं कुछ भी दिया है तो E2 होगा, E1 E2 हो, प्रोडक्ट तो सेम ही बनता है। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मेंशन्ड हो हाई टेम्परेचर के साथ तभी वो E1 होगा, रेस्ट वो E2 होगा। ठीक है। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन या डीहेलोजिनेशन, जहां जहां हेलोजन निकल रहा है वो सब E2 रिएक्शन से, और जहां जहां वाटर निकल रहा है वो सब E1 रिएक्शन है। डिहाइड्रेशन हमने कहां पढ़ा है, E1 में। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहां पढ़ा है, E2 में। यहां पे आ जाओ, इस वाले में क्या ये हॉफमैन एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट, तो हॉफमैन एल्कीन आप ऐसे बना सकते हो, दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, बाकी ये वाला माइनर हो जाएगा। ये माइनर है और ये मेजर है। इन केसेस में ये वाला आपके पास माइनर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, ये जो पीवाईक्यू इसको सॉल्व करो, और यही पीवाईक्यू लास्ट एग्जाम में मैंने दिया हुआ है, आप देखोगे तो। और अभी अभी मुझे बताया किसी ने कि इसका आंसर गलत दिया हुआ है और मैं उसको करेक्ट कराऊंगा, पहले आप कर लो इसको फिर बताता हूं। डू दिस क्वेश्चन इन योर, अभी अभी कॉपी में सॉल्व करो और क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनाओ। सारे लोग ट्राई कर लो क्योंकि आपके एग्जाम में कल ही आया ये। 3 क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाले थे कल के पेपर में, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के वो क्वेश्चंस थे, ताकि वो रैंक डिसाइड करते हैं वो लोग, वो सब। जैसे वो ट्रांस वाला जो दिया था जिसका आंसर 3 फिनाइल है, वो किसी भी टेस्ट सीरीज को पलटोगे वहां पे मिलेगा वो क्वेश्चन, एनी टेस्ट सीरीज। ठीक है, कोई ना कोई टेस्ट में आपको मिलेगा, राइट। जस्ट उसके नीचे 62 नंबर क्वेश्चन दिया था। ठीक है, वहां भी एंटी एलिमिनेशन के बाद हमेशा ट्रांस बनेगा, स्टीरियो केमिस्ट्री एंटर करा के, वो भी आपको ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन है। और तीसरा ये वाला क्वेश्चन, ये भी आईटीएस का क्वेश्चन है जो रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी के हैं सारे, मतलब एनसीईआरटी कहने का मतलब नोट्स के हैं सारे। अभी बस आपको यह समझना है कि एक स्पेशल क्वेश्चन है, क्यों ये एक अलग क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन है, व्हाई। आज की सुबह वाली क्लास में ये हुआ है क्या, सुबह वाली क्लास में हमने बताया कि ये एक पुअर लिविंग ग्रुप है, और पुअर लिविंग ग्रुप में क्या हॉफमैन एलिमिनेशन बताया था कि भाई पुअर लिविंग ग्रुप में क्या लिविंग ग्रुप साइमल्टेनियस लीव नहीं करेगा, तो जो ट्रांजिशन स्टेट है उसमें एनाइन लाइक कैरेक्टर आ जाता है, तो जहां से एनाइन स्टेबल बनेगा वहां से एल्कीन बनेगा, यही बताया था। पुअर लिविंग ग्रुप के केस में जहां से एनाइन स्टेबल बनेगा वहां से, तो यहां पे मान लेते हैं बीटा 1, इसको मान लेते हैं बीटा 2। अब बताओ बीटा 1 पे एनाइन स्टेबल है या बीटा 2 पे, बीटा 1 पे, बीटा 1 पे। तो बीटा 1 पे स्टेबल है तो क्या आपके पास पीएच सीएच डबल बॉन्ड सीएच और CH2 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये मेजर होगा। देखो आप सेटजेफ होते हुए भी पुअर लिविंग ग्रुप में ये मेजर है, क्योंकि पुअर लिविंग ग्रुप ये कभी नहीं कहता कि हॉफमैन ही हमेशा बनेगा। पुअर लिविंग ग्रुप ये कहता है कि जहां से एनाइन स्टेबल होगा वहां से मेजर बनेगा। तो 2 जगह था, बीटा 1 भी था, बीटा 2 भी था, तो क्या आपके पास ये माइनर हो गया और वो मेजर हो गया। बीटा कहां स्टेबल है, पीएच के साथ, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है एनाइन, इसलिए बीटा 1 के साथ बनेगा। आंसर रॉन्ग दिया हुआ है, आंसर में इसको आंसर में उल्टा दे दिया है, उल्टा दे दिया है। ठीक है, तो पुअर लिविंग ग्रुप में हमने आज ही सीखा है कि भाई ट्रांजिशन स्टेट कैसा हो जाता है, एनाइन लाइक कैरेक्टर। इसका मतलब पुअर लिविंग ग्रुप में वो स्टेबल बनेगा जिसका एनाइन स्टेबल है। अब बीटा 1 स्टेबल है कि बीटा 2, बीटा 1, देयरफॉर इट इज स्टेबल। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया, आज ही हमने पढ़ा है और आज ही इसका एप्लीकेशन भी हो गया। नेक्स्ट, मान लो आपके पास ये क्वेश्चन आया, NO2 CH3 CH2 CH Cl CH3, अगर इसमें हमने NaNH2 डाला तो भाई NaNH2 हीट डालने पे इतना पता चल गया है कि HCl हटेगा, HBr हटेगा, HI हटेगा, HF हटेगा। अब बताओ, या तो अच्छे गुड लिविंग ग्रुप है, ClBrI क्या है, गुड लिविंग ग्रुप,
F होता तो सोचते। अगर गुड लिविंग ग्रुप है तब देखो दो ऑप्शन है मेरे पास, β1 या β2, किधर से एल्कीन बनाओगे? गुड लिविंग ग्रुप में जिधर से स्टेबल एल्कीन है उधर बनाओगे। तो किधर स्टेबल एल्कीन है भाई, लेफ्ट में कि राइट में? बता दो किधर से एल्कीन बनाए ताकि ये स्टेबल हो। एक काम करते हैं, दोनों साइड से एल्कीन बना के देख लेते हैं। तो CH डबल बॉन्ड CH, यहां पे CH3 और यहां पे क्या बना दिया, NO2। भाई एक बार हमने β1 से बनाया तो β1 से आपके पास ये बन गया है, दिस इज NO2। अगर आप राइट हैंड साइड से बनाओगे तो CH डबल बॉन्ड यहां पे NO2 एज इट इज रहेगा। कौन स्टेबल कंपाउंड है जरा देख के बताओ, क्यों ऊपर वाला स्टेबल क्यों है? रेजोनेंस हो रहा है। NO2 को जब आप ओपन करके देखोगे तो यहां पे N डबल बॉन्ड O बनेगा और वो रेजोनेंस करता है। तो दिस इज ए स्टेबल प्रोडक्ट और यही आपका मेजर होगा। और ये क्या हो गया आपके पास, माइनर हो गया। NO2 को ओपन करके देखोगे तो आपको दिखेगा वो रेजोनेंस हो रहा है। अगर इसी क्वेश्चन में मैं Cl के बजाय F लगा देता हूं सेम क्वेश्चन में, अब आप देखिए क्या ये पुअर लिविंग ग्रुप है? और पुअर लिविंग ग्रुप क्या करता है, जहां पे एनाइन स्टेबल होगा वहां से बनाएगा। तो क्या β1 पे एक बार एनाइन बनाओ, β2 पे एनाइन बनाओ, कहां का एनाइन स्टेबल है, β1, क्योंकि यहां पे क्या -I लगा रहा है या -M, NO2 में तो डबल बॉन्ड है, रेजोनेंस कर जाएगा, -M लगा रहा है। तो -M लगा रहा है तो इसलिए β1 के साइड से बेटा ज्यादा स्टेबल बनाएगा। तो CH और फिर क्या बन गया आपके पास में, CH3। दिस विल बी द मेजर एंड स्टेबल। क्या ये माइनर हो जाएगा अगला वाला, NO2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। पुअर लिविंग ग्रुप के केस में जहां पे माइनस चार्ज स्टेबल है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और गुड लिविंग ग्रुप में जहां एल्कीन स्टेबल है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। बस यही तो पढ़ा है। हाँ, अगर आयोडीन लगा दिए तो अब क्या देखना है, गुड लिविंग ग्रुप हो गया। गुड लिविंग ग्रुप क्या करेगा, स्टेबल एल्कीन बनाओ। कौन सा स्टेबल एल्कीन बनेगा, ऑब्वियसली ये रेजोनेंस कर रहा है। पुअर लिविंग ग्रुप में नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है और गुड लिविंग ग्रुप में एल्कीन की स्टेबिलिटी देखनी है। बस यही कहानी है। टॉर्ट ब्यूटोक्साइड इज ऑलवेज हॉफमैन, ऑलवेज, उसमें तो कोई केस ही नहीं है, इट इज ऑलवेज हॉफमैन। अच्छा है ना? चलो भाई, यहां पे अल्कोहलिक KOH बना रहे हो तो क्या आपके सामने अल्कोहलिक KOH में पीएच CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा? लेफ्ट से बन ही नहीं सकता, लेफ्ट में H है ही नहीं, बेंजीन आ गया, लेफ्ट में H है ही नहीं। क्या आपके पास यहां भी एक ही पॉसिबिलिटी है? भाई ये बल्कि ग्रुप है, ये भी राइट साइड से ही बनेगा, एक ही पॉसिबिलिटी है, यही बनेगा। ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, 10 डिग्री सेल्सियस। तो या तो SN1 या तो SN2। अब सोचो SN1 है कि SN2 है? पोलर प्रोटिक है। हाइड्रोजन क्या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड है? अगर हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से कनेक्टेड है क्या हो जाएगा, PPS। तो इसका मतलब PH CH CH3, क्या यहां पे जाके OH लग जाएगा? OH लगेगा, कुछ और लगेगा, कुछ और लगेगा। नेगेटिव चार्ज O C डबल बॉन्ड O CH3 ये लगेगा। न्यूक्लियोफाइल ये है, आप H प्लस और R माइनस लगता है तो R माइनस जाके लग गया वहां पे।
अब देखो बोर्ड पे, यहां पे एक्वस दिया हुआ है, तो एक्वस देखते ही क्या पता चल जाएगा, SN2। एक्वस देखते ही SN2 पता लग गया। अब SN2 रिएक्शन क्या होता है, बैक साइड अटैक होता है। तो अगर Br वेज पे है तो OH कहां लगेगा, डैश पे, तो OH को लगा दीजिए यहां पे डैश पे। नेक्स्ट, अब देखो अल्कोहलिक KOH है, तो अल्कोहलिक KOH क्या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करता है, E2 मैकेनिज्म, तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर दो, E2 मैकेनिज्म आ जाएगा, और दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट, और बाकी के माइनर प्रोडक्ट हो जाएंगे। अगर मान लो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आ गया, तो टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड में दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट और बीच वाला माइनर प्रोडक्ट। अगर 20 डिग्री सेल्सियस लिखा है, यानी कि रिटेंशन भी होगा SN1 और इन्वर्जन भी होगा। क्या SN1 में रिटेंशन भी होता है और इन्वर्जन भी होता है? और अगर H2O 100 डिग्री सेल्सियस लिखा है तो इवन मैकेनिज्म होगा, अगेन इवन में कार्बोकेटाइन बनेगा, फिर रीअरेंज होगा, फाइनली आपके पास मेजर ये बन गया और माइनर आपके पास ये बन गया। इसका आंसर बताइए। पेज खत्म हो गया, क्या हो गया? अच्छा 5 पेज छोड़ा था आपने। ओके ओके ओके, अच्छा ये कह रहे हो पेज खत्म, पेज खत्म, तभी से बेवकूफ लोगों से पाला पड़ा है भाई। चलो अब समोसा तो खिलाऊंगा, लेकिन खुद से तुम्ही से बनवाऊंगा पहले, तुम बना के दो फिर खिला देते। छोटी मोटी पार्टी में करता नहीं, तुमको पता ही है ना, बड़ी पार्टी करेंगे। अब अगली बार पिज्जा मंगवाएंगे। सिलेबस खत्म होने के दिन। हाँ हाँ पक्का पक्का। हो गया, शांत। इसका आंसर देखो, इसका आंसर क्या आएगा, SN1 होगा, SN2 होगा, E1 होगा, E2 होगा। भाई 10 डिग्री सेल्सियस लिखा है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, SN1 होगा, SN2 होगा, E1 होगा, E2 होगा, SN1 होगा। बहुत अच्छी बात, क्रॉस कर लीजिए बेटा। पुअर लिविंग ग्रुप हीट देने पर रिलीज होता है। पुअर लिविंग ग्रुप नॉर्मल टेम्परेचर पे कब से रिलीज करने लगा? मैंने लिखवाया था कि RF रिएक्शन नहीं देता है, रीजन वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। RF SN1 SN2 रिएक्शन नहीं देगा। क्या ये ड्राई Ag2 SN2 होता है? ये भी नहीं देगा।
मॉइस्ट Ag2SN1 होता है, ये भी रिएक्शन नहीं देगा। जब तक आप हीट नहीं दोगे तब तक पुअर लिविंग ग्रुप का रिएक्शन नहीं होगा। इसीलिए पुअर लिविंग ग्रुप एलिमिनेशन देगा, SN1 SN2 नहीं देगा। समझ में आया? क्योंकि क्या है, R और F, कार्बन और फ्लोरीन दोनों सेकेंड पीरियड के हैं, दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये जल्दी रिएक्शन नहीं करेंगे, ये जल्दी टूटेंगे नहीं। अच्छा, तो एल्कोहलिक KOH क्या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कराएगा, लेकिन क्या वहां से कराएगा जहां से स्टेबल एनायन बन रहा है? किधर से स्टेबल एनायन बनाएगा? बीटा 2 से। तो बीटा 2 से रिएक्शन करके आपके सामने CH डबल बॉन्ड CH बना देगा। दिस विल बी द E2 मैकेनिज्म। NaNH2 हीट, ये तो और स्ट्रॉन्ग बेस आ गया। NaNH2 सोडामाइड तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, ये तो जो एल्कोहलिक KOH कर देगा वो NaNH2 तो आसानी से कर देगा। जो NaNH2 करेगा, सॉरी एल्कोहलिक KOH करेगा, वो NaNH2 तो बहुत आसानी से कर देगा, क्योंकि NaNH2 इज ए स्ट्रॉन्गर बेस देन एल्कोहलिक KOH। तो पुअर लिविंग ग्रुप, ध्यान रखिएगा, हीट देने पर ही रिएक्शन होगा। SN1 SN2 का पुअर लिविंग ग्रुप रिएक्शन नहीं होता। शांत, चलो क्वेश्चन करो। क्या नहीं आ रहा है? किस चीज का? किस चीज का वीडियो? कोऑर्डिनेशन? अभी हालत खराब है मेरी, खुद ही डिमोटिवेट चल रहे हैं आजकल। एक दो दिन सुनूंगा मैं, एक दो दिन खुद मोटिवेशन लेना पड़ेगा, तब जाके काम हो पाएगा। आजकल मैं उधर पढ़ाने में ज्यादा लगा हुआ हूं, पीरियोडिक टेबल खत्म कर दिया उधर। ठीक है, हो गया वो खत्म। 7, 8, 8, 9 लेक्चर्स लगे उसमें, पीरियोडिक टेबल खत्म हो गया। आज एक लेक्चर डल जाएगा, कल एक लेक्चर डल जाएगा, खत्म है वो, मतलब रिकॉर्ड हो चुका है, बस डालना है। उसके बाद बॉन्डिंग ऑलरेडी स्टार्ट करना है मुझे। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि दिसंबर में 11th करा दूंगा पूरा। ठीक है, तो आपको 11th पीरियोडिक हो गया, केमिकल मैं स्टार्ट कर रहा हूं बॉन्डिंग। ठीक है, 9 लेक्चर। अच्छा, मैं आपको फिर बता दूं, उससे बाहर नहीं आता है जो आपको नोट्स में दिखाया गया ना, जितने क्वेश्चन है जितने वो है, इसके बाद आप टेस्ट दो और कुछ सवाल लगा लो अपने मर्जी से, जहां लगाना हो लगाओ। ठीक है, उसके बाहर ना आता है ना आएगा, और वो जेई मेंस का कंटेंट है। आप ये मत समझना कि नीट ही है उसमें, नीट के अलावा कोई आप एग्जाम दो वो उसमें भी वो फायदा करता है। ठीक है, और नीट ओरिएंटेड है, आप ये कह सकते हो कि नीट वालों के लिए ज्यादा फायदा है, बट उसमें कवर वो सारी चीजें हैं जो आपको बाकी एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा। जैसे काफी सारे बच्चे आप में से देते हैं आइजर नाइजर, उनके लिए भी इनफ है वो। ठीक है, मना कर दिए? मुझे बहुत, मतलब मेरा मानना अलग है, बट मैं दूसरे पे कमेंट नहीं करता, सेकंड कमेंट नहीं करता मैं। चलो नेक्स्ट आ जाओ बोर्ड पे।
150 डिग्री सेल्सियस है, 150 डिग्री सेल्सियस में हीट अगर आप दे रहे हो, इवन होगा कि E2 होगा? भाई इवन होगा या E2 होगा? अल्कोहल, शांत, अल्कोहल आप दे रहे हो यहां पे, पोलर प्रोटिक है कि ये प्रोटिक सॉल्वेंट है? अल्कोहल पोलर प्रोटिक है कि ये प्रोटिक है? इट इज अ प्रोटिक सॉल्वेंट। अल्कोहल जब दिया गया है, इट इज अ प्रोटिक सॉल्वेंट, ये अल्कोहलिक KOH नहीं है, इट इज नॉर्मल अल्कोहल। तो क्या ये आपके सामने पोलर प्रोटिक होगा अल्कोहल? तो अल्कोहल एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और हाई टेम्परेचर पे अगर पोलर प्रोटिक दिया जाए तो क्या वो इवन मैकेनिज्म फॉलो करेगा? और इवन मैकेनिज्म के थ्रू क्या सबसे पहले बेटा वो कार्बोकेटाइन बनेगा। अब ये कार्बोकेटाइन क्या बच्चे रीअरेंज होगा, 5 मेंबर 6 मेंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, और 6 मेंबर के बाद फाइनली रीअरेंज होकर वहीं आएगा। अब आप क्या बनाओगे फाइनल स्टेप में? एल्कीन। एल्कीन बना दो, मेजर एल्कीन कौन सा हो जाएगा अंदर के साइड? दिस विल बी द मेजर एल्कीन। ठीक है, लेकिन अल्कोहलिक KOH में क्या कार्बोकेटाइन बनता है? नहीं, ये सीधा का सीधा एल्कीन बनाता है। तो यहां पे आपके पास दिस विल बी द एल्कीन का फॉर्मेशन। क्या यही हो गया? नेक्स्ट, अगर आपके पास 15 डिग्री सेल्सियस है तो कार्बोकेटाइन बनेगा सबसे पहले, कार्बोकेटाइन बन के रीअरेंज होगा, और रीअरेंज होके क्या आपके सामने फाइनली OH बन जाएगा। 3 डिग्री में SN1 हो जाएगा, OH बन जाएगा। एक सेकंड, वापस आइए। O- वाले में, इस वाले में क्या हॉफमैन बनेगा यहां पे मेजर? डायरेक्ट बनेगा, हॉफमैन विल बी द डायरेक्ट बनेगा, और इस तरह से जो आपके पास बनेगा वो इधर इधर और यहां से बन जाएगा। दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। कहां पे एक कार्बन कम है? ऊपर वाले में। एक सेकेंड, देखो सबसे पहले आपके पास ये बना 5 मेंबर का रिंग, फिर यहां पे एक्सपेंशन हो जाएगा, तो 5 मेंबर रिंग 6 मेंबर में जाएगा, और आपके पास 2 मिथाइल आएगा, बट फाइनल रीअरेंज होके क्या ऐसा बनेगा? फाइनल रीअरेंज होके ऐसा बन गया, और मोर स्टेबल एल्कीन कैसा बनेगा? ये और ये। तो फिर इसमें भी आएगा, SN1 में भी, SN1 में भी आपको कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन फाइनल आपके पास रीअरेंज होके यहां चला जाएगा, OH लग जाएगा बस। इस वाले क्वेश्चन में NaSH क्या आपके पास अलग से न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है? अलग से न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? SN2। तो SN2 क्या बिना इंटरमीडिएट के सीधा डैश पे जाके क्या जोड़ देगा? SH। क्या यहां पे SN1 होगा? और SN1 होगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन बनने के बाद क्या रीअरेंज होगा? 3 मेंबर 4 मेंबर में बन जाएगा। क्या यहां पे प्लस चार्ज आ जाएगा? और यहीं पे कौन जाके जुड़ जाएगा? OCH3। यहीं पे कौन जाके जुड़ जाएगा? दिस विल बी योर OCH3। 110 डिग्री सेल्सियस क्या यहां पे बेटा अल्कोहल है, तो ये क्या बन जाएगा? इवन एलिमिनेशन। इवन एलिमिनेशन होगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंज होगा, फाइनल विल बी दिस NaNH2 E2 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म क्या डायरेक्ट बनेगा? E2 मैकेनिज्म में कोई कार्बोकेटाइन वगैरह नहीं बनता है। एक सेकेंड, E2 तो हो गया है, ये क्या आपके पास SN1 मैकेनिज्म होता है? 4 मेंबर रिंग पहले बना ही देता हूं, देखो 4 मेंबर रिंग क्या 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होगा? ये ऐसा बनेगा, फिर ये 4 मेंबर आपका 5 मेंबर में कन्वर्ट होगा, यहां पे जाएगा। क्या फाइनली आपके पास माइनस चार्ज वहां जाके जुड़ जाएगा? OCH3 जाके जुड़ जाएगा। दिस इज योर OCH3। ETOH क्या यहां भी कार्बोकेटाइन बनेगा? कार्बोकेटाइन बनेगा, फाइनली रीअरेंज होकर 4 मेंबर जो है वो 5 मेंबर में चला गया, और स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो दिस इज योर स्टेबल एल्कीन का फॉर्मेशन। NaNH2 हीट बिना कार्बोकेटाइन बनाए, बिना कार्बोकेटाइन बनाए यहां पे E2 एलिमिनेशन करेगा, और आपके पास ये वाला एल्कीन बना देगा। SN1 E1 में कार्बोकेटाइन बनेगा, रीअरेंज होगा, E2 में बिना कार्बोकेटाइन बने एल्कीन बन जाएगा।
अब लिखोगे आप अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन। फिर आप लिखोगे अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन। कितने बजे तक होती है क्लास? 1 बजे तक होती है। कहां हुआ है भाई, अभी 10 मिनट बाकी है। चलो चलो, तुम लोगों में से किसी ने बोला 1 बजे तक होती है, अब मैंने सुन लिया वो। देखिए, आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ लिया है ना? उसका लास्ट रिएक्शन होगा आपके पास प्राइमरी अमीन से अल्कोहल बनाने वाला। ठीक है, अल्कोहल की केमिकल रिएक्शन अब आपको पढ़ना है। तो बोर्ड पे देखोगे अल्कोहल का केमिकल रिएक्शन 2 तरीके से आपको पढ़ना है। बोर्ड पे अल्कोहल 2 तरह के केमिकल रिएक्शन दिखाएगा, समझो क्यों। अल्कोहल आपके पास 2 तरह के केमिकल रिएक्शन इसलिए दिखाता है कि अगर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो एक अलग तरह का रिएक्शन होगा, अगर ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो एक अलग तरह का रिएक्शन होगा। तो अल्कोहल में चूंकि 2 अलग अलग तरह के बॉन्ड हैं, इसलिए 2 अलग अलग तरह की केमिकल रिएक्शन दिखाता है। पहला केमिकल रिएक्शन वो दिखाएगा ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, और दूसरा केमिकल रिएक्शन दिखाएगा ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ RO बॉन्ड। ठीक है, तो पहले जो हमें पढ़ना है वो OH बॉन्ड की ब्रेकिंग की वजह से पढ़ना है। तो अल्कोहल का जो पहला केमिकल रिएक्शन है वो है ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। अल्कोहल को अब हम तोड़ रहे हैं, तो OH बॉन्ड को जब आप तोड़ रहे हो उसमें अलग तरह की रिएक्शन होगा, और जब RO बॉन्ड तोड़ोगे तो उसमें अलग तरह का रिएक्शन होगा ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ RO बॉन्ड, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड एंड ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ RO बॉन्ड। सबसे पहला जो यहां पढ़ना है ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड इज एसिडिटी ऑफ अल्कोहल। अब एसिडिटी ऑफ अल्कोहल जो है, वैसे तो आपको मैंने एसिडिक प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ा रखा है, बट बोर्ड पे देख के सुन लीजिए एक बार। अगर मैं आपको वाटर दूं और अल्कोहल दूं, कौन ज्यादा एसिडिक था? वाटर एंड अल्कोहल में मैंने एक इसको बताया भी था कि पानी बदनाम ऐसे ही है, सॉरी अल्कोहल बदनाम ऐसे ही है, अल्कोहल ऐसे ही बदनाम है, पानी ज्यादा एसिडिक होता है देन एज कंपेयर टू अल्कोहल। वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ठीक है, इसीलिए फॉरेन कंट्रीज में जाओगे तो वहां पे लिखा रहेगा सेव वाटर। ठीक है, बाकी अब जो करना है उसके बजाय करते रहिए। क्यों ऐसा, जरा ध्यान दीजिएगा। वाटर की बात करते हैं तो दिस इज HOH, और जब हम इसकी बात करते हैं ROH। एसिडिटी कैसे देखते हो, या एसिडिक नेचर आप कैसे देखते हो? किसी भी मॉलिक्यूल का एसिडिक नेचर देखना है तो क्या सबसे पहले H+ हटाओगे? H+ हटाने के बाद क्या बन गया? OH-, और ये क्या बन गया? RO-। मैंने आपको -I लिखाते हुए ऑर्डर लिखवाया था। OR ज्यादा -I दिखाता है या OH? OR लिखवाया था कि OR हैज मोर -I देन OH। ठीक है, एक अलग रूल, एक्सेप्शनल रूल है, OR हैज मोर -I, तो क्या इसका -I ज्यादा है? अगर -I ज्यादा है तो क्या स्टेबल ज्यादा होगा एनायन, और जिसका एनायन स्टेबल क्या वही ज्यादा एसिडिक होता है। इसीलिए दिस इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू अल्कोहल, एज कंपेयर टू, एक सेकेंड, उल्टा उल्टा, दिस इज -I एंड -I में क्या एनायन स्टेबल है, लेकिन 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 यहां पे आपके पास यहां पे आपके पास H पे और O- है,
यहां पे R और O माइनस है। इसको समझने से पहले इसको और एक्सपैंड कर देते हैं। H है, O माइनस है। क्या यहां पे CH3 लिख सकता हूं या फिर कोई भी कार्बन आप लिख सकते हो? ठीक है, यहां पे O माइनस है, यहां पे O माइनस है, दोनों जगह एनायन है O माइनस। अब इसकी स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, OH या OR? लेकिन हमने माइनस आई में पढ़ा हुआ है कि OR का माइनस आई ज्यादा होता है। तो कहां लोचा है, कहां गड़बड़ है? हमने माइनस आई के ऑर्डर में पढ़ा हुआ है कि OR माइनस ज्यादा माइनस आई दिखाता है एज कंपेयर टू OH। यहां पे हम पढ़ रहे हैं कि भाई CH3 का क्या लगता है? प्लस आई, और प्लस आई से क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। दोनों जगह आप सही पढ़ रहे हो, बस देखने का नजरिया अलग है, ध्यान से देखना। माइनस आई ग्रुप काम कब करता है? जब किसी अलग केटाइन एनायन के साथ लगे। जैसे OCH3 ग्रुप किसी के साथ लगे उसको स्टेबल करेगा। OCH3 ओवरऑल माइनस आई दिखाता है, तो ये ओवरऑल किसी को खींचेगा, यहां पे कोई इससे कनेक्टेड है ही नहीं। तो आप अब OR OH का स्टेबिलिटी नहीं देख रहे हो, आप O माइनस का स्टेबिलिटी देख रहे हो। तो O माइनस यहां भी है, यहां भी है। अब बगल वाले में देखो, क्या ये बेटे प्लस आई ग्रुप लगा रहा है? और क्या ये जीरो इंडक्टिव? इसका कुछ इंडक्टिव नहीं होता, हाइड्रोजन है जीरो इंडक्टिव। अब माइनस चार्ज को ये स्टेबल कर रहा है कि अनस्टेबल? माइनस चार्ज को स्टेबल करेगा, अनस्टेबल कर देगा। क्या अनस्टेबल कर देगा? और अनस्टेबल करने की वजह से आंसर वो आ रहा है। अब बार बार ये कंफ्यूजन होगा कि RO माइनस का ज्यादा माइनस आई है। माइनस आई किसी और केटाइन एनायन के बगल में लगता है तब वो स्टेबिलिटी दिखाता है। ये खुद ही एक ग्रुप है, ये किसी और के साथ लग नहीं रहा है, तब इसका माइनस आई ऑपरेट नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या लगना है? दोनों में O माइनस है। अब बगल वाले ग्रुप को देख लो। इसीलिए हम लोग पढ़े थे कि वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। दूसरा, अगर मान लीजिए आपके पास फिनॉल हो, यहां तक लिखने के बाद नेक्स्ट एसिडिटी ऑफ अल्कोहल में ये लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी जल्दी लिखो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि अगर मिथेनॉल हो तो इस केस में, अच्छा ये वाले की बात कर रहे हो तुम यार, ठीक है भाई, 2 कार्बन कर लो, ठीक है, वो एक्सेप्शन ऑलरेडी लिखवा दिया आपको, ठीक है, इसीलिए ऊपर लिख दिया PPCH, पहले ऑलरेडी समय दे चुके हैं, दोबारा नहीं। अब लिखो आपके पास सेकेंड प्रॉपर्टी आएगा आपके पास, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल फिनॉल ईथर। अभी तो हमने वाटर से कंपैरिजन करके देख लिया, व्हाट इफ फिनॉल भी आ जाए, ईथर भी आ जाए, तब किसकी एसिडिटी ज्यादा होगी? सेकेंड प्रॉपर्टी विल बी एसिडिटी ऑफ अल्कोहल फिनॉल ईथर। तीनों को आपस में कंपेयर करते हैं और बहुत आसान है, GOC का आप वो लगाइए, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल है, वाटर के कंपैरिजन में हमने कर लिया, अब फिनॉल और ईथर से कंपेयर करके बता दीजिए। एसिडिटी ऑफ अल्कोहल कॉमा फिनॉल कॉमा ईथर, बताइए। मान लो मैं 2 कार्बन का अल्कोहल लेता हूं, CH3 CH2OH, मैं फिनॉल ले लेता हूं एक, फिनॉल पे ऊपर OH, और मैंने ईथर ले लिया है, नॉर्मल ईथर ले लो। ये क्वेश्चन की तरह ट्रीट करो, मुझे बताओ कौन ज्यादा एसिडिक होगा, कौन कम एसिडिक होगा? क्या दुनिया का कैसा भी हम अल्कोहल ले लें, चाहे साइक्लो का अल्कोहल ले लें, चाहे फिनॉल ले लें, चाहे कोई भी एलिफेटिक ले लें, ठीक है, कोई भी आप 6 कार्बन का अल्कोहल ही क्यों ना ले लो, क्योंकि मैं बराबर इसलिए कर रहा हूं, इसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, क्या आपके सामने ये ले लो, 6 कार्बन का अल्कोहल ले लो, 6 कार्बन के अल्कोहल में और फिनॉल में कंपेयर करना हो, 2 तो छोड़ दो, 6 कार्बन का अल्कोहल फिनॉल अगर आपको कंपेयर करना हो, तब किससे देखोगे? क्या O माइनस आएगा? क्या यहां पे फिनॉक्साइड आयन आएगा? इन दोनों की बात करो तो क्या हर केस में फिनॉक्साइड आयन ऑलवेज ज्यादा स्टेबल होगा बिकॉज ऑफ रेजोनेंस? चाहे आप 2 कार्बन लो, 4 कार्बन लो, 6 कार्बन लो, 1000 कार्बन ले लो, क्या फिनॉक्साइड आयन विल बी ऑलवेज स्टेबल? अच्छा,
फिनॉक्साइड आयन आपका स्टेबल हो जाएगा। क्या ईथर पे एक बार ध्यान देना, फिनॉक्साइड आयन आपका स्टेबल रहता है। ईथर में बात करो, क्या वो एसिड की तरह बिहेव करेगा या बेस की तरह बिहेव करेगा? वो बेस की तरह बिहेव करता है। ईथर में जरा ध्यान दो, क्या यहां पे एसिडिक एच है? नहीं, तो एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाएगा ही नहीं भाई, एसिडिक एच नहीं है, इनफैक्ट इसके पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर डोनेट और करेगा, तो इट हैज वेरी लेस एसिडिक कैरेक्टर। ये बेसिक प्रॉपर्टी और दिखाता है। एसिडिक प्रॉपर्टी तो तभी हम कंपेयर कर पाएंगे जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है। जब हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा है वहीं तो एसिडिक प्रॉपर्टी आएगा। यहां तो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा ही नहीं है, तो यहां पे तो लेस एसिडिक प्रॉपर्टी एंड मोर बेसिक प्रॉपर्टी। तो ईथर जो है वेरी लेस एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाएगा एंड मोर बेसिक प्रॉपर्टी दिखाएगा। तो अगर हम अल्कोहल फिनॉल ईथर की बात करें तो सबसे ज्यादा एसिडिक प्रॉपर्टी कौन सा करेगा? फिनॉक्साइड एंड फिनॉल। फिर उसके बाद कौन आ जाएगा? अल्कोहल। और फिर कौन आ जाएगा? ईथर। अगर मैं वाटर के साथ अब कंपेयर कराऊं, अल्कोहल फिनॉल ईथर वाटर, तो बताओ किसका एसिडिक प्रॉपर्टी ज्यादा होगा? अल्कोहल फिनॉल ईथर और वाटर। फिनॉल आ जाएगा, फिर वाटर, फिर अल्कोहल, फिर ईथर। ठीक है, तो ये वैसे सारे केसेस क्वेश्चन के फॉर्म में हमने जीओसी में ऑलरेडी एसिडिक प्रॉपर्टी में कर रखा है। ठीक है, अब इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 7-8 रिएक्शन है केमिकल रिएक्शन के, दोनों मिला के कल करेंगे क्वेश्चंस के साथ। तो कल आपका अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी फिनिश होगा, फिर अगले दिन फिनॉल ईथर खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, तो इसीलिए बोल रहा हूं खत्म हो जाएगा। हेलो अरिन नहीं हुआ है तुम्हारे क्लास में? सब एक साथ वापस कर।
दोनों सही है, ए एंड बी दोनों सही है। अब ये आंटी का क्वेश्चन है, आंटी की वजह से एग्जांपल को आंटी में डी दिया हुआ है, एग्जांपल में भी नॉर्मल क्वेश्चन है, वहां इसका ए और बी दोनों क्वेश्चन करवा के रखेंगे। इसका ए एंड बी आपको पता है सर की बॉडी मारे हैं, सर की तो भी कुछ और है ना, ऐसा थोड़ी होता है कि टीचर कुछ और बताएगा इसको मानेंगे नहीं गलत नहीं है क्योंकि वैसे तो क्या तरुण सर साहब करवाए थे नहीं तरुण सर ऑप्शन में दो दिए क्वेश्चन दिए थे उसका हाँ वो बोले थे कि जब भी क्वेश्चन में प्रॉमिस होगी तो इंटरफेरेंस का व्यू को तो मार्केट से मार्केट उसमें इंटरफेरेंस का भी आता है पूरा डिटेल नहीं ऐसा नहीं कर सकते तुम जो समझो सर तो बहुत गलत है एनसीईआरटी में उसका भी एनसीईआरटी में दी दिया हुआ है इसको भी करवाएंगे लेना हाँ इसका बी भी होगा एनसीईआरटी में दी दिया हुआ बी होगा डी की इसको बी मारे थे हम बी सही मारे थे क्योंकि हम डन दोनों प्रॉपर